What about adult asthma symptoms? सो एडल्ट अस्थमा सिम्टम्स आर वेरीड। यानी अगर हम आम लोगों में भी पूछे तो कई लोगों को सिर्फ खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, जल्दी रुकती ही नहीं है, गले में बहुत खराश महसूस होती है, बार बार खांसी होते रहती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस बंद हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये भी सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं। केमिकल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, ये सब अस्थमा के ट्रिगर्स हैं। हमारे पास एक पेशेंट आ रही थी जो अस्थमेटिक थी, यानी जो इनहेलर्स यूज कर रहे थे, अस्थमा कंट्रोल में नहीं आ रहा था। सो इन हर ऑक्यूपेशन वी केम टू नो दैट शी इज अ स्कूल टीचर एंड शी वाज यूजिंग chalk Chalks, yeah. and chalk dust was the trigger. एक काम करो, एक लंबी सांस लो, होल्ड करो और अब छोड़ दो। अच्छा लगा? द ईजिएस्ट वे टू लिव लाइफ इज जस्ट कीप ब्रीदिंग। जी हाँ, तो क्या हुआ अगर किसी को अस्थमा है? वो भी उतनी ही आसानी से अपनी लाइफ लीड कर सकता है जैसे कि एक नॉन अस्थमेटिक पर्सन। नमस्ते एंड वेलकम एवरीवन टू अनदर एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द पिल वेयर हेल्थ मीट्स कन्वर्सेशन। आई एम योर होस्ट डॉक्टर चेतना और आज वर्ल्ड अस्थमा डे है। दिस ईयर्स थीम इज अस्थमा एजुकेशन एम्पावर्स। So in today's episode of Beyond the Pill, we will be talking about what is asthma, the myths around it, and the methods to manage asthma. Joining us today is Dr. Salil Bendre, the Director of Pulmonary Medicine, currently working at Nanavati Super Speciality Hospital, who was an ex-professor at KJ Somaya Medical College and Hospital, also a president of Environmental Association, and holds a 25 years of experience in the field of pulmonary medicine. Hello, doctor. Welcome to Beyond the Pill. So, today I want you to start this session by answering my question on what is childhood asthma and what are the basics of asthma and how is it different from adult asthma. So first of all, thank you for inviting me for this wonderful program Beyond the Pill. तो आज हम जानकारी लेंगे अस्थमा यानी दमा इस बीमारी के बारे में। Correct. और जैसे आपने मुझे पूछा कि अस्थमा क्या एग्जैक्टली होता है, क्यों होता है, तो अस्थमा ये सांस की नलियों की बीमारी है जिसमें सांस की नलियाँ सिकुड़ जाती है, नैरो हो जाती है, और जिसके वजह से सांस फूलना, खांसी आना या चोकिंग सेंसेशन या सांस लेने में कठिनाई, ऐसे सिम्टम्स पाए जाते हैं। और आपने पूछा मुझे कि बच्चों में और लोगों में, बड़े लोगों में क्या अस्थमा की फ़र्क है, तो काफ़ी फ़र्क है क्योंकि बच्चे कह नहीं पाते हैं। पहली बात, अ चाइल्ड हु इज़ 6 ईयर ओल्ड, 7 ईयर ओल्ड, ही मे नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस। वो बोल नहीं पाएगा कि मुझे सांस की तकलीफ़ हो रही है, वो रोने वाला है जी. या वो सांस नहीं ले पाएगा, एक ग्रंटिंग साउंड करेगा जो एक्चुअली अस्थमा की निशानी हो सकती है, अस्थमा की शुरुआत हो सकती है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर कोई बच्चा जिसको खांसी हो, जिसको सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, या जो रात को सो नहीं रहा है, काफ़ी बार मुंह खोल के सांस ले रहा है, ये भी कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं कि एक्चुअली उसको अस्थमा की शिकायत हो। सो इसमें फ़र्क यही रहता है कि बच्चे हर टाइम कह नहीं पाएंगे। हमें जब डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, हम स्टेथोस्कोप से चेक करते हैं तो हमें एक विशिष्ट प्रकार की आवाज़ सुनाई देती है जिसे हम विस्लिंग या वीजिंग साउंड कहते हैं, Okay. जो अस्थमा की वेरी कैरेक्टरिस्टिक साउंड होती है, जिससे हमें शक होता है कि ये मरीज़ को या ये बच्चे को अस्थमा हो सकता है। फिर हम उस पर विश्लेषण करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस करते हैं और हम जान सकते हैं कि ये एक्चुअली अस्थमा ही है कि नहीं है। एंड व्हाट अबाउट एडल्ट अस्थमा? मतलब जैसे अभी आपने एक्सप्लेन किया कि चाइल्डहुड सिम्टम्स ऐसे होते हैं, व्हाट अबाउट एडल्ट अस्थमा सिम्टम्स? सो एडल्ट अस्थमा सिम्टम्स आर वेरीड। यानी अगर हम आम लोगों में भी पूछे तो कई लोगों को सिर्फ खांसी आती है, सूखी खांसी आती है, जल्दी रुकती ही नहीं है। अभी हम मुंबई में भी पूछेंगे या कहीं पे भी जहाँ पे वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा है, तो लोग कहते हैं हमें गले में बहुत खराश महसूस होती है, बार बार खांसी होते रहती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि सांस बंद हो रही है, सांस लेना मुश्किल हो जाए। ये भी सिम्टम्स अस्थमा के हो सकते हैं। ओके. या फिर जो टिपिकल सिम्टम्स अस्थमा के हैं या टिपिकल सिम्टम्स ऑफ अस्थमा आर सडनली रात को जाग जाना, चोकिंग सेंसेशन, सांस लेने में कठिनाई होना, या बहुत ज़ोर ज़ोर से खांसी होना। कुछ मरीज़ ऐसे हैं, सम पेशेंट, जिनको सीढ़ी चढ़ने पे सांस फूलती है, ओके. या क्रिकेट खेल रहे हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अब तक तो ठीक थे और अभी हम जब दौड़ते हैं तब हमको सांस फूल रही है, हमने एक्सरसाइज की, हम जिम जाके आए तभी मुझे दम लगने लगा। ऐसे भी चीज़ें हैं कि घर पे कुछ पेंटिंग का काम हो रहा था, कुछ स्मेल आया है, उसके बाद वो एक्सपोजर के बाद मुझे सांस फूलने की तकलीफ शुरू हो गई। सो इन शॉर्ट, खांसी आना, सांस फूलना, सीने में से एक विस्लिंग साउंड या वीजिंग की साउंड सुनाई देना, ये कॉमन सिम्टम्स है जब हम सोच सकते हैं अस्थमा, या पेशेंट शुड टेक इमीडिएट कंसल्टेशन विद अ चेस्ट फिजिशियन। मतलब कुछ भी ऐसे सडन चेंज अगर फील हो रहा है बॉडी में या बिल्कुल, एक्टिविटी करने में, तब यस।
पेशेंट ने फिर कंसल्ट करना चाहिए. Yes. सो जस्ट नाउ यू मेंशन्ड अबाउट द पेंटिंग. Yeah. तो ऐसे बहुत सारे ट्रिगर्स होते हैं या फिर एलर्जीज होती है जिससे Correct. भी ये सिम्टम्स होते हैं, बट देन दैट्स नीड नॉट नेसेसरी कि किसी को अस्थमा ही है, राइट? Right. या फिर इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन एलर्जीज एंड अस्थमा? सो ये बहुत ही डायरेक्ट और उम्दा सवाल किया आपने, क्योंकि एलर्जी का कारण ढूंढना यही अस्थमा का इलाज है. एलर्जी क्यों हो रही है? क्योंकि 90% लोगों को अस्थमा या दमा की वजह एक्चुअली कोई एलर्जी होती है, और वो एलर्जी इंडोर एलर्जन भी होते हैं. इंडोर मीन्स घरगुती और घर में ही, और बाहर के यानी आउटडोर एलर्जेंस. सो जैसे मैं कह रहा था कि घर पर कुछ पेंटिंग का काम चालू है या कुछ रिनोवेशन का काम चालू है, इट कैन बी इनफ ऑफ अ ट्रिगर. जो वर्ड आपने यूज़ किया ट्रिगर, जैसे बंदूक में ट्रिगर होती है, वो ट्रिगर से वो अस्थमा सडनली शुरू हो जाता है. और सिंपल सी बात है, कई लोग जो सुन रहे हैं उनको शायद ये पता हो क्या ना हो, लेकिन अगरबत्ती जो यूज़ होती है, यस. केमिकल डस्ट, स्मोक, परफ्यूम्स, फ्रेग्रेंसेस, ये सब अस्थमा के ट्रिगर्स है. और एक प्यारा सा ट्रिगर भी है, क्योंकि लोगों को पेट्स बहुत अच्छे लगते हैं. सो फिर वो अच्छा सा पेट डॉग हो या किटन हो या पैरट हो. बट व्हाट आई मीन टू से कि हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर हमको सिम्टम्स आ रहे हैं तो इन चीज़ों के वजह से भी हो सकते हैं. ओके. तो जो अगर जैसे अपने पेट्स के बारे में मेंशन किया, अगर घर में कोई अस्थमैटिक पेशेंट है तो क्या उन्होंने पेट नहीं रखना चाहिए? ओ नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं. पेट्स तो मुझे भी पसंद आते हैं, और हम कोई प्राणी को ना यूज़ करें ना रहे ऐसी कोई बात नहीं कर रहे. लेकिन कोई मरीज़ है तो उसके लिए पहले तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ट्रिगर्स क्या है. ओके, लाइक मैं सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ. हमारे पास एक पेशेंट आ रही थी जो अस्थमैटिक थी, यानी जो इन्हेलर्स यूज़ कर रहे थे, अस्थमा कंट्रोल में नहीं आ रहा था. तो हम नेचुरली हिस्ट्री लेते हैं. हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि वाई यू आर गेटिंग दिस, व्हेन आर यू गेटिंग दिस अटैक. सो इन हर ऑक्यूपेशन we came to know that she is a school teacher ओके. and she was using chalk, चॉक्स या. and chalk dust was the trigger. So the moment we said and we counseled कि नहीं, आपको शायद आपका टीचिंग का एक तरीका चेंज करना चाहिए, आपने चॉक अवॉइड करना चाहिए, या आप दूसरा कुछ राइटिंग पैड यूज़ करो टीचिंग के लिए, मार्कर्स. मार्कर्स यूज़ करो. द मोमेंट शी डिड दैट, उनका अस्थमा ठीक हो गया, उनको इन्हेलर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ी. सो कहने का यही है कि अगर ट्रिगर हम जान सके और वही एक स्पेसिफिक ट्रिगर हो, तो वो अवॉइडेंस ही उसका उपचार होता है. लेकिन जैसे अब मैं मेरा एग्जांपल दूँ तो अगर गीले कपड़े मेरे रूम में पड़े होंगे या फिर अरोमा परफ्यूम्स यूज़ करेंगे तो मुझे थोड़ा सांस लेने में दिक्कत होती है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मुझे अस्थमा है. सो व्हाट आई मीन टू आस्क इज एलर्जीज एंड अस्थमास इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, बट देन उन दोनों का ट्रीटमेंट सेम नहीं है, राइट? अस्थमा और एलर्जीज दोनों का ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है. सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा विश्लेषण करके बताता हूँ कि क्या है एलर्जी. ये जब हम सांस लेते हैं कोई भी चीज़, फिर वो फ्रेग्रेंस हो या धूप हो या कोई कापूर जलाता है, वो नाक से अंदर जा रही है. जिसको भी एलर्जी की संभावना नाक में हो, उनको छींके आना शुरू हो जाता है, किसी किसी के आँख से पानी आना शुरू हो जाता है, किसी को गले में खराश होता है, और किसी को एक्चुअली दमा की शिकायत होती है. तो ये सब सिम्टम्स एक कनेक्टेड है, यानी एलर्जी ये वजह है. फिर रनिंग नोज़ होना, स्नीजिंग होना भी पॉसिबल है. और ऑलमोस्ट 70% लोग जिनको बार बार सर्दी होना, बार बार छींके होना, जिसको हम एलर्जिक राइनाइटिस, उनमें से 70% लोगों को कहीं ना कहीं आगे जाके अस्थमा या दमा होने की पॉसिबिलिटी है. तो हम कैसे जाने कि ये अस्थमा ही है या नहीं है? उसके लिए ऑब्वियसली हम जैसे लोग बैठे हैं, जिसको आप डॉक्टर्स कहते हैं. तो हमारे पास जब ऐसे पेशेंट या सस्पेक्टेड अस्थमेटिक्स आते हैं, व्हेन दे कम टू अस, वी इन्वेस्टिगेट. तो उसमें एक्सरे किया जाता है चेस्ट का, उसमें कुछ ब्लड टेस्ट किए जाते हैं, जिससे मालूम पड़ती है कि इनको एलर्जी की टेंडेंसी है क्या, या एलर्जी ज़्यादा है क्या. एलर्जी के टेस्ट भी होते हैं. स्किन की एलर्जी में स्किन टेस्ट किए जाते हैं, जिससे एलर्जी की एक लिस्ट मिलती है. एंड ऑफ कोर्स वन वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट इज कॉल्ड एज अ लंग फंक्शन टेस्ट, या स्पायरोमेट्री नाम से टेस्ट होती है. इट्स अ स्क्रीनिंग. इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट, बट इट्स ऑल्सो अ डायग्नोस्टिक टूल. और सबसे इम्पॉर्टेंट लोगों के लिए है कि उसमें कोई ब्लड टेस्ट नहीं होता है, यानी सुई डाला फिर मुझे बहुत दर्द होता है, मैं वो खून का टेस्ट नहीं, वो इट्स नॉट, इट्स अ नॉन इन्वेजिव टेस्ट. सो सबसे सिंपल चीज़ है, आप वो टेस्ट करेंगे, आपको काफ़ी हद तक मालूम पड़ेगा कि आपको एयरवे डिसीज़ है
या नहीं है। मैं इधर एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जस्ट एज अ सिंस वी आर टॉकिंग ऑफ एस्थमा, इवन रिफ्लक्स, रिफ्लक्स मीन्स एसिडिटी, ये कॉमन वर्ड शब्द यूज़ किया जाता है कि मुझे बहुत एसिडिटी है, मुझे बहुत डकार आते हैं, मुझे जलन होती है। इवन दैट इज़ अ वेरी कॉमन ट्रिगर ऑफ एस्थमा। ओके, सो हमारे पास ऐसे भी काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा की शिकायत है, लेकिन उनका ट्रिगर उनका लाइफस्टाइल है, यानी टाइम पे खाना नहीं हो रहा है, या बहुत एसिडिटी हो रही है, या बहुत ऑयली या स्पाइसी खा रहे हैं, तो हम इन्हेलर्स दे रहे हैं, ठीक नहीं हो रहे, पर उनका लाइफस्टाइल उतना ही जिम्मेदार है उनकी तबीयत के हानि के लिए। Oh, this is So, something new. so that is very important. So in Okay. today's time, lifestyle diseases are increasing. तो अस्थमा को मैनेज करने के लिए लाइफस्टाइल चेंज भी एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है, नो? बिल्कुल बिल्कुल। सो नाउ दैट यू मेंशन्ड इनहेलर्स, तो कैन यू टेल अस कि इनहेलर्स का मैकेनिज्म क्या है या वर्किंग क्या है, एंड हाउ इज़ इट यूज्ड एंड व्हाई इज़ इट सो इम्पॉर्टेंट? सबसे पहले ना हम यहाँ पे कुछ मिथ बस्ट कर देते हैं, यानी Please. कुछ गलत फहमियाँ होती है Yes. जो इतनी ठोस मन में फंसी रहती है कि नहीं, ये इन्हेलर मीन्स उसकी आदत पड़ने वाली है, इन्हेलर मीन्स मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, इन्हेलर्स मैं कभी स्टॉप नहीं कर पाऊंगा, या सबसे बड़ा मिथ है कि इन्हेलर्स यानी स्टीरॉइड्स। Yeah, अनफॉर्चुनेटली yeah. सब में होता है, ऐसे नहीं कि हमारे देश में, पूरे दुनिया में ऐसा है कि इन्हेलर्स से आदत पड़ जाती है, ये संभावना, लेकिन अनफॉर्चुनेट इट इज़ नॉट सो। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर इन्हेलर्स? तो बीमारी अस्थमा कहाँ पर है? बीमारी लंग्स में। तो जब भी हम लोकली काम करने वाली दवा लेंगे, विच आर एक्टिंग लोकली, लोकली मीन्स जहाँ तकलीफ है वहीं उपचार हो रहा है, तो करेक्ट. वो सबसे जल्दी काम करेगा, सबसे परफेक्ट काम करेगा, और कहीं पर दूसरी जगह शरीर पे उसका साइड इफेक्ट नहीं होगा। सो इन्हेलर वो रामबाण उपाय है कि आप इन्हेलर लेंगे तो दवा अंदर जाएगी, जो सांस की नलियाँ सिकुड़ गई है, दोज विच हैड गॉन इनटू अ स्पैज्म, वो पूरी तरह खुल जाएंगी और मेंटेन रहेंगी। लेकिन इन्हेलर सिर्फ अभी मुझे ठीक लग रहा है, अभी मैं बंद कर देता हूँ, ऐसे कृपा करके नहीं करना है। जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने महीने आपके डॉक्टर ने बोला है वो लेना है। इसके दो ही रीज़न है, एक, अस्थमा ये एक दिन की बीमारी नहीं, नहीं अभी है. अस्थमा है अभी कल नहीं है, लंबे अरसे तक लेना है, शायद कुछ हफ्ते भर लेना होगा। दूसरा, अस्थमा ये रिकरेंट बीमारी है, यानी अभी ठीक हो गया, वापस 1.5 महीने के बाद तकलीफ हो गई, अगेन आफ्टर 2 months, अगेन आफ्टर 3 months। सो द बेस्ट वे टू प्रिवेंट अस्थमा is to take inhalers regularly. You know, many people tell me, okay, sir, we will be addicted to it. Now let's consider one thing, diabetes medicine. People have to take that tablet. Lifelong, yes. Blood pressure medicine. People Yes. have to take that tablet. We never say I'm addicted to a diabetes tablet, addicted to a blood pressure tablet. So inhalers are not for addiction. They are for preventing the problem from worsening. And they are safe, absolutely safe. सो यू मीन कि जैसे डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन है, वैसे सिमिलरली अस्थमा के नॉट बी क्योर्ड? It's a chronic problem, one. Second, triggers. Again we come back to the beginning कि अगर अवॉइडेंस ऑफ एलर्जेंस ये प्रैक्टिस हो गया, अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी बन गई, अगर आपने लाइफस्टाइल चेंजेस कर दिए, एस्थमा इज़ अ कंट्रोलेबल प्रॉब्लम। लेकिन मुंबई दिल्ली जैसी शहर में जहाँ पे एयर पोल्यूशन इतना है, वो इतना बड़ा रीज़न है अस्थमा का, वहाँ पे कैसे हम लोग प्रिकॉशंस ले सकते हैं एलर्जेंस कंट्रोल करने के लिए? सो अगर हम प्रिवेलेंस देखें अस्थमा का, कितने लोगों को अस्थमा होगा, सो इट विल बी व्हाट 10%, 20%, नॉट 100%। पोल्यूशन तो सब लोग रहते हैं, सबको सबको अस्थमा तो है नहीं, नहीं है, राइट? यानी कुछ लोग को अच्छी तबीयत है, डेफिनेटली सम लोगों कुछ लोगों को प्रॉब्लम है। इधर हम बात कर रहे हैं कि जिनको अस्थमा है तो उनको क्या करना चाहिए। एक, पहली बात है, वक्त पे खाना शुरू करिए। डिनर टाइम 11, 11:30, सोना 12, 12:30, फिर 4 घंटा सो के ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, लंच 1:30, 2 बजे, 3 बजे। सो आप वो आपका टाइम टेबल, इट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर। स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन ट्रिगर ऑफ अस्थमा। तो प्रिवेंशन में बहुत चीज़ें हैं जो कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग अवॉइड करना है, पैसिव स्मोकिंग अवॉइड करना है, क्योंकि हम आजकल वी सी दैट पब्स में जाना होता है, कहीं पे ग्रुप में बैठे हैं, मैं तो नहीं स्मोक कर रहा हूँ लेकिन मेरे कलीग स्मोक कर रहे हैं, इवन दैट इज़ हार्मफुल फॉर मी। सो अगेन वी कम बैक टू दैट कि हमको प्रिवेंशन इज़ द क्योर। व्हाट अबाउट यूजिंग मास्क? लाइक मुझे लगता है कि कोविड में ये चीज़ बहुत अच्छी हो गई कि देर आर पीपल जिनको बहुत फ्रिक्वेंटली लंग इश्यूज़ होते थे,
तो आई थिंक उन्होंने भी वो मास्क पहनने का प्रैक्टिस तभी कोविड से स्टार्ट किया, तो उनके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियल हो गया है. या सो दिस कैन बी यूज्ड नो यस, फॉर मास्क मैनेजिंग. मास्क इज़ डेफिनेटली वेरी यूज़फुल प्रोसेस ऑफ प्रिवेंशन. जैसे आप बोल रहे हो काफ़ी इन्फेक्शंस कम हो गए, इनफैक्ट टीबी का भी थोड़ा सा प्रिवेलेंस कम हो हो गया है गया है. मास्किंग की वजह से यस. ड्यूरिंग कोविड टाइम्स. यस. सो धूल, डस्ट, पोल्यूशन हमारी ज़िंदगी इर्द गिर्द है इसके, और ना तो हम उसको छोड़ सकते हैं ना वो हमको छोड़ सकते हैं. हमें उससे दोस्ती करनी है, किस हिसाब से दोस्ती करनी है एक दूसरे पे निर्भर है. लेकिन द बॉटम लाइन इज you need to take care of your health. Take help of yoga. It's a fantastic way of increasing your lung strength. Take help of physiotherapy, breathing exercises. Fantastic way of lung improving. So आपको vaccinations है. There is a flu vaccine, Flu vaccine, pneumonia vaccine, pneumococcal, yes. which can increase your immunity. So if you अगर आपको थोड़ी सी जानकारी अच्छी हो और आपको समझे कि आपका अस्थमा कैसे कंट्रोल किया जाए, तो शायद ये डिस्कशन भी नहीं आगे बढ़ेगा, यहीं पे रुक जाएगा कि अस्थमा हम मैनेज कर पाएंगे. तो अगर जैसे ऐसे टाइम पे किसी को ट्रिगर की वजह से सीवियर अस्थमा अटैक आ जाता है, तो ऐसे समय पे क्या कर सकते हैं आजू बाजू वाले भी और वो पेशेंट भी? चलो खैर पेशेंट तो शायद कुछ नहीं इतना मेजर ले पाएगा, बट व्हाट अबाउट द पीपल सराउंडिंग दैट पर्सन? सो इसमें है ना दो चीज़ें हैं. एक, अगर किसी को मालूम है कि मुझे अस्थमा है, देन ही हैज़ टू कैरी अ इनहेलर विथ हिम. वो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दैट्स अ लाइफ सेविंग मेडिकेशन. अगर वो पफ दे पाए, पेशेंट ले पाए इमीडिएटली, तो एटलीस्ट उसको उतनी राहत तो मिलेगी कि कैन बी टेकन टू अ लोकल हॉस्पिटल और अ लोकल क्लिनिक. एटलीस्ट ही मे बाय दैट मच टाइम. ओके, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, अगर उसको मालूम ही नहीं एंड फर्स्ट टाइम सडनली ही गेट्स अ सीवियर अटैक ऑफ एस्थमा, तो अस्थमा में क्या आता है, सांस की नलियाँ बंद हो जाती है. उससे क्या हो जाता है, ऑक्सीजन अंदर नहीं नहीं पहुंचता. जाता है या तो क्राउड करना नहीं है, जितना हो फ्रेश एयर आनी चाहिए, ऑक्सीजन अंदर जाना ज़रूरी है. और उनको दूसरा उपाय नहीं, बट ही हैज़ टू बी रश्ड टू द हॉस्पिटल टू गिव ऑक्सीजन. और एक नेबुलाइजर नाम से एक इक्विपमेंट आती है करेक्ट. जिसमें दवा डाली जाती है और फिर उसमें से वाफ आती है, जो देने पे काफ़ी हद तक पेशेंट्स को रिलीफ मिलता है. सो इन इमरजेंसीज दैट इज़ द ओनली वे इट कैन बी मैनेज्ड. ओके. सो अगर चाइल्डहुड अस्थमा जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं, अगर बचपन में ही किसी को अस्थमा हो जाता है, तो ऐसा है कि वो फिर लाइफ लॉन्ग रहता है? नहीं 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 नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है. इनफैक्ट दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि चाइल्डहुड अस्थमा काफ़ी हद तक चला जाता है. मीन्स आई वुड से ऑलमोस्ट 70% जो बच्चे रहते हैं जिनको अस्थमा है, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे उनकी इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, द अस्थमा जस्ट ड्रॉप्स, वो बंद हो जाता है. सो देर इज़ अ गुड अमाउंट ऑफ पीपल कि जिनको 8 साल की उम्र में अस्थमा था, अभी बिल्कुल अस्थमा नहीं है. एट द सेम टाइम ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनको बिल्कुल अस्थमा नहीं टिल द एज ऑफ 50, और अभी 55 की उम्र में अस्थमा की शिकायत शुरू हो गई. सो एज हैज़ नो बैरियर्स, बट वंस एन एस्थमेटिक ऑलवेज एन एस्थमेटिक, ये भी ऐसा एक परमानेंट रूल नहीं रखना चाहिए. एंड इफ़ एनी प्रेग्नेंट वुमेन जो अस्थमा की पेशेंट है, तो इज़ इट कि जेनेटिकली वो उसके बच्चे में भी कैरी फॉरवर्ड होगा, ऐसा होता है? सो जेनेटिकली इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अस्थमा इज़ अ ट्रांसमिसिबल जेनेटिकली ट्रांसमिटेड प्रॉब्लम. जस्ट ऐसा पाया है गया है कि अगर पेरेंट्स में अस्थमा हो तो एटलीस्ट 10 to 15% चांस है कि बच्चे को अस्थमा की शिकायत आए. फिर वो हर टाइम सीवियर हो ऐसी बात नहीं है, लेकिन there is a chance that it can be a genetically transmitted problem, okay, which we call in medical word atopy. Atopy means it is genetically transmitted. तो ऐसा होता है. बट देन लेट्स नॉट लुक एट द नेगेटिव पार्ट. नहीं तो प्रेग्नेंट माँ जिसको अस्थमा है वो टेंशन में रहेगी, अरे. मेनी टाइम्स इट इज़ नॉट सो. नहीं, पर उसके भी मैनेजमेंट होते मैनेजमेंट होंगे होते हैं, ना? यस यस. एंड इन प्रेगनेंसी ऑल्सो दे कैन यूज इनहेलर्स. अगेन इनहेलर्स. दैट्स अ बैड मिथ कि प्रेगनेंसी में इनहेलर से साइड इफेक्ट होगा या मेरे गर्भ पे तकलीफ स्टेरॉइड्स होगी. होते हैं ना, स्टीरॉइड्स सो होते हैं, तो स्टीरॉइड्स आर लोकली एक्टिंग स्टीरॉइड्स. सो लोकली एक्टिंग स्टीरॉइड से खून में जाने की संभावना कम होती है. सो साइड इफेक्ट प्रोफाइल इज एब्सोल्युटली गुड फॉर द पेशेंट. तो अगर इतना डर है सबको, तो ऐसे कुछ रीसेंट एडवांसमेंट्स है क्या जिससे ये डर भी निकल जाए और कुछ न्यू रिसर्च या न्यू मेडिसिन्स अस्थमा के लिए पाई गई है? सो नॉन मेडिकल रिसर्च ये है जो हम आज कर रहे हैं टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट अस्थमा मैनेजमेंट. बट इन मेडिकल मैनेजमेंट देर आर मैनी थिंग्स विच हैव कम अप. वन इज़ जिसको कहते हैं हम इम्यूनोथेरेपी, यानी एलर्जी हो तो इम्यूनोथेरेपी की जाती है, जो कई सालों से यूज़ हो रही है. ये एक दूसरी बात है.
जिसको अस्थमा ऐसा है जो इन्हेलर से भी कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिनको बार बार एडमिट होना पड़ रहा है, तो उनके लिए इंजेक्शंस दिए जाते हैं जो बायोलॉजिक्स नाम से है। वो ऑब्वियसली वैसे डॉक्टर्स के डिस्कशन के बाद उनका हिस्ट्री देख के ही डिसाइड किया जाता है, जो एंटीबॉडीज़ होते हैं जो शरीर में यानी स्किन में दिए जाते हैं, और एंटीबॉडीज़ की वजह से जो एलर्जी का रिस्पॉन्स है वो काफ़ी हद तक सप्रेस किया जा सकता है। सो बार बार स्टीरॉयड्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बार बार एडमिट होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो एन नंबर ऑफ एडवांसेस हो रहे हैं। इसमें एक चीज़ मैं सिर्फ ऐड कर रहा हूँ कि स्लीप एपनिया ये एक प्रॉब्लम होता है जो अस्थमा के मरीजों में भी पाया गया है, और स्लीप एपनिया यानी वज़न से रिलेटेड फेफड़ों की बीमारियाँ, वेट रिलेटेड। सो दैट इज़ वन थिंग विच एवरीवन शुड नो कि वेट कंट्रोल करना ये भी एक अस्थमा कंट्रोल की स्टेप है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इज़ लाइफस्टाइल वेरी मॉडिफिकेशन, इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। तो जो सर इन्हेलर्स है वो मोस्टली जितने भी पेशेंट, जैसे ज़्यादातर अस्थमा पेशेंट को इन्हेलर्स तो प्रिस्क्राइब करते ही हैं, तो क्या सारे पेशेंट्स वो आसानी से यूज़ कर लेते हैं? सो इन्हेलर्स थैंकफुली अभी अवेयरनेस काफ़ी हो रहा है, अच्छा हो रहा है। सो लोगों को समझ में आ रहा है कि इन्हेलर्स इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एस्थमा। सो एक्सेप्टेंस थोड़ा सा इम्प्रूव हो रहा है, लेकिन कई मरीज जैसे मैंने बताया डर लगता है, आदत हो नहीं, जाने। व्हाट अबाउट बॉडी एक्सेप्टेंस? तो बॉडी एक्सेप्टेंस इज एब्सोल्युटली फाइन, यानी उससे कोई साइड इफेक्ट्स होना या उससे कोई हानि होना बिल्कुल नहीं है। कोई साइड इफेक्ट्स कोई भी नहीं साइड है? इफेक्ट नहीं है। 1% 1% टू 2% थोड़ा सा ट्रेमर्स होते हैं, यानी थोड़ी सी कंपन कुछ मरीजों में महसूस की जाती है, बट दैट इज़ वेरी मोमेंट्री। सो वो कुछ साइड इफेक्ट ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेना चाहिए इन्हेलर। एनी ब्रीदिंग टेक्निक दैट यू वुड लाइक टू टेल अस? सो आया मुझे ऐसा लगता है हमारे जो धर्म है उसमें योगा को बहुत प्राधान्य दिया गया है, जिसमें प्राणायाम, अनुलोम विलोम, कपालभाति, ये जो एक्सरसाइजेस है जो हमारे साधु महाराज लोगों ने सिखाया है, हमें वही को रिविजिट करना चाहिए और हमें वो प्रैक्टिस करना चाहिए। और अगर सिंपल सी एक्सरसाइज पूछे तो फुगा रहता है, बर्थडे बलून्स जो कहते हैं, उसको ब्लो करना, जिससे एक एक्सपिरेटरी एक्सरसाइज है, यानी सांस छोड़ने की एक्सरसाइज है। या लंबी सांस लेने की एक कसरत की भी मशीन आती है जिसको स्पायरोमीटर सर्मेट्री। कहते हैं, वो है। और जो मैं थोड़ा एंटरटेनमेंट के तौर पे पेशेंट्स को समझाता हूँ कि आप एक मोमबत्ती ले लो, उसको जला दो और फिर उसको फूंक मार के बुझा दो, फिर धीरे धीरे वो डिस्टेंस बढ़ाते जाओ। सो जितना डिस्टेंस आप दूर दूर लेके जाओगे उतना ज़ोर से आपको फूंक मारनी पड़ेगी। सो आपको खुद को समझेगा अभी आप कितना ज़ोर से फूंक मार रहे हो। सो एक अंदाज़ देता है कि मैं इतने डिस्टेंस पे कर रहा था, अभी मेरी डिस्टेंस बढ़ गई, मुझे मेरी ताकत बढ़ रही है। सो एक्सरसाइजेस काफ़ी हद तक अच्छे होते हैं, पर हर एक्सरसाइज के लिए प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम द डॉक्टर एंड द फिजियोथेरेपिस्ट, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सर लाइक यू मेंशन्ड कि ओबेसिटी में भी अस्थमा हो सकता है। अभी कोई अस्थमेटिक पेशेंट है जो ओबीज है, तो उसके लिए फिजिकल एक्टिविटी के लेवल्स क्या हो सकते हैं? ओबेसिटी के लिए द फर्स्ट थिंग इज टू वेट रिडक्शन, उसमें डाइट तो आ ही जाएगा, प्लस स्टैटिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। दे कैन डू अ साइकिलिंग, स्टैटिक साइकिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हाई कर सकते हैं। इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं बहुत हो पाएगा? डिफिकल्ट होगा। ओके। दैट विल बी स्विमिंग, प्रॉब्लम। स्विमिंग जितना होता है, यस, नाउ वाटर फिजियोथेरेपी, अंडर वाटर एक्वेटिक फिजियोथेरेपी एक्वाथेरेपी हैज या? कम अप। बहुत कुछ है, जानकारी नहीं है। तो सर अगर अस्थमा ठीक से मैनेज नहीं किया तो व्हाट कैन बी द लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इट? सो जैसे मैं कह रहा था कि अस्थमा मीन्स एयरवे को नैरो होना, बिकमिंग नैरो, एंड इफ़ यू ट्रीट इट करेक्टली इट विल ओपन कम्प्लीटली, पूरा खुल जाना। लेकिन अगर ये इरेगुलर ट्रीटमेंट रहा या आधे पे ट्रीटमेंट छोड़ दिया तो ये परमानेंटली सिकुड़ जाते हैं, फिर खुल नहीं पाते हैं। सो जिसको धीरे 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 वो पेशेंट को एक अलग बीमारी में कन्वर्जन होता है, जिसको हम कहते हैं COPD, यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़। जो इन्हेलर से रिवर्स हो रहा था, जो सांस की नलियाँ बंद हो रही थी वो खुल रहा था, वो अनफॉर्चुनेटली आपने दवा नहीं लिया या आधे पे छोड़ दिया या इरेगुलर ले लिया या इन्हेलर से डर के आपने वो छोड़ दिया, तो ये परमानेंट डिसेबिलिटी आपके फेफड़ों में शुरू हो जाएगी और वो अंत तक रहेगी। फिर आप अगर 4 साल के बाद आप सोचे नहीं अभी मुझे इन्हेलर शुरू करना है, नाउ आई विल टेक द इन्हेलर्स प्रॉपरली, पर बाय दैट टाइम already the time has passed and that problem has worsened to a irreversible lung disease. सो अस्थमा फिर भी ट्रीट हो सकता है बट सीओपीडी कैन नॉट बी COPD is रिवर्स्ड? permanent. So Okay. जब तक ये अस्थमा है, रिवर्सिबल है, डेफिनेटली आपका फ्यूचर आपके हाथ में है इन्हेलर्स के थ्रू।
सो आप रेगुलरली करिए. Okay, and any dietary changes that we can make to manage asthma? सो अस्थमा में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जितना भी हो ऑयली फ्राइड स्पाइसी ये अवॉइड करना है. फास्ट फूड अवॉइड करना है. एरेटेड ड्रिंक्स अवॉइड करना है. एंड एज वी ऑलवेज से फ्रेश लीफी वेजिटेबल्स इज़ ऑलवेज गुड. एनीथिंग जिसमें प्रोटीन्स ज़्यादा हो बहुत अच्छा है. कार्बोहाइड्रेट कम हो वो अच्छी बात है. Omega 3. ओमेगा 3 फैटी एसिड्स एंटीऑक्सीडेंट्स. सो इन शॉर्ट आपका जो घर का खाना है फिर वो रोटी हो सब्ज़ी हो दाल चावल सूप खिचड़ी ये सब बिल्कुल अच्छी है. सब्जियां तो सब कुछ अच्छा है. एवरी ऑल वेजिटेबल्स आर गुड. बट ऑयली फ्राइड स्पाइसी टू मच ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स ठंडा इससे भी काफ़ी लोगों में इरिटेशन हो जाता होना है. ट्रिगर होना पॉसिबल है. कलर्ड एजेंट्स यानी जिसमें आर्टिफिशियल कलर्स यूज़ किए हैं जिसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स यूज़ किए हैं उससे भी अस्थमा के ट्रिगर्स पॉसिबल होते हैं. So in short, अस्थमा को मैनेज करने के लिए inhalers Yeah. first and foremost, Correct. then dietary changes, lifestyle modifications. Absolutely. It's a collective effect एंड एक्सरसाइज. and exercise. Yes. So इससे अस्थमा can be completely Controlled. cured and controlled as well. वेरी करेक्ट एब्सोल्युटली. So thank you so much for your time, sir, थैंक यू सो मच. and for spreading this awareness as well. Yeah, but we are doing the awareness and our theme for today's Yes. World 2024 Asthma Day is empower our asthmatics जिससे वो कंट्रोल करे खुद के अस्थमा. Yes. So thank you for inviting me. Thanks a lot. Thank you. Today we learned a lot about asthma, but remember, knowledge is only useful if you implement it. So try to raise awareness about this disease amongst yourself and your family members. Don't forget to subscribe our channel and follow our page on Instagram at Mankind Specialities for more insightful conversation on various health topics. Until then, stay informed, stay healthy.